नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा का पेपर एनालिसिस। आज तारीख है 14 दिसंबर और आज दोनों शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्लियर एक्सप्लेनेशन, सटीक जानकारी, सटीक आंसर क्या है और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनका लेवल कैसा रहा, कौन से टॉपिक फिर से उठा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह वीडियो बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। यदि आपका आगे वाली शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो बने रहे लास्ट तक। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है आज की शिफ्ट में हमें देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अब बात आती है कि आगे वाली शिफ्ट्स में हमें इससे रिलेटेड डेटा और कौन सा मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम वाला जो टॉपिक है वह आपको कवर कर लेना है। शायद आगे जाके मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इस तरीके से आगे वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ भी नोटिफाई किए हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो आज पूछा गया था। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में प्रथम विपक्ष के नेता तो विष्णुनाथ तामस्कर हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं। और पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उमा भारती जी हैं। पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरला ग्रेवाल जी हैं। आपको जो भी डेटा मिले मध्य प्रदेश में प्रथम का आपको पढ़ लेना है। हो सकता है आगे वाली जो शिफ्ट्स आएंगी उसमें हमें मध्य प्रदेश में प्रथम से कुछ ना कुछ डेटा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आज की शिफ्ट में पहला प्रश्न था। उसके बाद एक प्रश्न आया राष्ट्रीय उद्यान से और एक वन्य जीव अभ्यारण्य से भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। कल पूछा गया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हमने आपको जानकारी दी थी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी जानकारी दी थी। तो आज पूछा गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और क्यों फेमस है? तो एशियाई सिंहों हेतु फेमस है। अब बात आती है गुजरात में और कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो बिल्कुल है घाराहड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। ठीक है, और क्यों फेमस है? जंगली गधों के लिए फेमस है, जिन्हें हम घोरखोर बोलते हैं। ठीक है, और बात आती है देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो आप जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, उत्तराखंड। देश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर भी वही है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात करी थी, कल बता दिया था आपको। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल कितना था? 4100 वर्ग किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा था। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार, 0.03 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल था। तो इतनी जानकारी हमने यहां से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान कौन सी है या कहां पर स्थित है? तो मलाज खंड। ठीक है, मलाज खंड बालाघाट में स्थित जो तांबा खदान है वह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान है, कॉपर खदान है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइलिंग बुद्धा क्या है? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा प्रथम परमाणु बम परीक्षण जब 18 मई 1974 को किया गया था इंदिरा गांधी जी के काल में, तो उसका जो ऑपरेशन नेम था वह था। ठीक है, 1974 में जो प्रथम परमाणु बम परीक्षण किया गया उसका ऑपरेशन नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था द्वितीय वाला, उसका ऑपरेशन नेम था शक्ति 98। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षणों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ प्रमुख वैज्ञानिक थे। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो कल ही हमने स्टेडियमों के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि तात्या टोपे स्टेडियम पूछ लिया गया था जो कि भोपाल में है। और आज पूछ लिया गया है अभय खेल प्रशाल स्टेडियम इंदौर में। और कल हमने पूरे स्टेडियम के बारे में चर्चा की थी। एक बार और देख लें तो ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है? भोपाल में है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। इंदौर में बात करें तो नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और अभय खेल प्रशाल है। अब बात आती है कि और अन्य कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। वहीं पर
रानीताल क्रिकेट स्टेडियम है जबलपुर में। तो इंपॉर्टेंट पर्पज से ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है जो रीवा में है और इंपॉर्टेंट है आगे वाली शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं और स्टेडियम को आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, स्टेडियम से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आगे भी। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हाल ही में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। ठीक है, और यह तीसरा आलू सम्मेलन था। इसके पहले 2 आलू सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जो 1999 में पहला और दूसरा 2008 में आयोजित हो चुका है। और इसकी अध्यक्षता, इसका जो शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? ठीक है, मध्य प्रदेश का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? 4 ऑप्शन थे जिनमें से सही आंसर था सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का जो उत्पादन है वह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और बात आती है कि पूरे भारत का 88% सोयाबीन मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर सोयाबीन आयोजित होता है? तो मालवा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और एक साइंस से रिलेटेड यही प्रश्न भी बनता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 40 से 45%। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए, उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान कहां पर है? तो मलाजखंड बालाघाट में है। स्माइलिंग बुद्धा क्या था? यहां पे देख लिया है। और अभय खेल प्रशाल स्टेडियम आया हुआ है इंदौर का। उसके बाद हाल ही में वैश्विक आलू सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो सोयाबीन के उत्पादन में। इसके बाद अगली प्रश्न की ओर देखें तो यह जो प्रश्न था वह किताब से रिलेटेड था। और हम देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में किताब का एक प्रश्न जरूर डाला जा रहा है। तो आज पूछा गया पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र किताब के लेखक हैं। और यहां पर भी दूसरी शिफ्ट में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि असलम शेर खान साहब की किताब का नाम क्या है? असलम शेर खान की किताब का नाम क्या है? तो टू हेल विथ हॉकी असलम शेर खान की किताब का नाम है, टू हेल विथ हॉकी। ठीक है, और असलम शेर खान ओलंपियन भी रहे। इन्होंने 1975 में जो विश्व कप हुआ था हॉकी में, वहां पर स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। अब बात आती है यहां पर, तो पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। असलम शेर खान की किताब का नाम क्या है? टू हेल विथ हॉकी। इसके बाद अगला है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहां पर पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान, अब यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली गई है। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो राजस्थान में, यह बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो बीकानेर राजस्थान के पास में पड़ता है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद कल पूछा गया था सुधा का विलोम। सुधा का मतलब होता है अमृत और उसका विलोम था विष। और आज पूछा गया है वसुधा का पर्यायवाची। ठीक है, भूमि, भू, धरिणी, धरित्री, भूमि, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, यह सभी क्या है? वसुधा के पर्यायवाची है। ठीक है, एक बार और देख लें, धरित्री, भूमि, भू, धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, यह सभी वसुधा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद एक मुहावरा पूछा गया। ठीक है, कल पूछा गया था गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, और आज पूछा गया है आग लगाना मुहावरे का अर्थ चुगली करना या फिर झगड़ा कराना। ठीक है, चुगली करना या फिर झगड़ा कराना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था लेंस की शक्ति। साइंस में लेंस की शक्ति पावर ऑफ लेंस से पूछा गया। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f, जहां पे f फोकल लेंथ है या फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहां से साइंस से एक क्वेश्चन हमें मिला। ठीक है, इसके बाद इतिहास से एक प्रश्न उठा लिया गया है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 से 23 अक्टूबर को 1764 में। ठीक है, तो ईयर पूछा जाता है वैसे, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब बात आती है किन किन की बीच लड़ा गया था। तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यह तीनों एक साथ थे
और सामने कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका जो लीडर था वह था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था और उसने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया था। और परिणाम क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो दीवानी है, जो राजस्व नियंत्रण है, वह अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आगे वाली शिफ्ट में क्या युद्धों से प्रश्न बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 1764 में, ठीक है, जो आज पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। आगे शायद हो सकता है पानीपत से पूछ लें कि पानीपत की युद्ध बताएं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध 1556 को लड़ा गया था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को लड़ा गया था। ठीक है, तो यह हमें याद रख लेना है, जो कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो हाल ही में इजराइल की सहायता से असॉल्ट राइफल का निर्माण किस राज्य ने शुरू किया था? ठीक है, तो इजराइल की सहायता से असॉल्ट राइफल किसने बनाई है, किस राज्य ने बनाई है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने असॉल्ट राइफल का निर्माण कराया है इजराइल की सहायता से। और यह निर्माण कहां हो रहा था? मालनपुर औद्योगिक केंद्र, जो कि भिंड में स्थित है, वहां पर हो रहा था। और वहां पर दो प्रकार के असॉल्ट राइफल, एक का नाम है अरद और दूसरा का कार्मेल। ठीक है, इस प्रकार की असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह थोड़ा सा इजी था, साइंस से रिलेटेड है। पूछा गया था कि 1000 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? हम जानते हैं कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की पावर 5, तो हमें चाहिए है 1000 न्यूटन। तो 1000 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 1000 न्यूटन में क्या आ जाएगा? 10 की घात 8 डायन हमारा आ जाएगा। तो यहां पर कितना आना था? 10 की घात 8। ठीक है, 10 टू द पावर 8 डायन आना था। तो ये इजी क्वेश्चन था साइंस से। और साइंस से एक क्वेश्चन हमें यहां मिला था लेंस की शक्ति से संबंधित। ठीक है, और एक और प्रश्न आगे पूछा गया था कि एड्स किससे फैलता है? ठीक है, तो एड्स का क्वेश्चन भी एक साइंस से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का पीला रंग किसके कारण होता है? या ताजमहल के पीले रंग का प्रमुख कारण है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो पानी से जब उसकी रिएक्शन होती है तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, जो क्या करता है? ताजमहल के पीले रंग का प्रमुख कारण है। ठीक है, और यदि अन्य कारणों में पूछा जाए तो ताजमहल के पास में ही एक मथुरा रिफाइनरी है, जिसके धुएं निकलने से, जिसकी चिमनियों में से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी क्या होता है? उसका पीला रंग हो रहा है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हमने देख लिया कि असलम शेर खान की किताब का नाम क्या है? टू हेल विथ हॉकी, जिन्होंने 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने में या हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में भारतीय टीम की मदद की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है और बताती है असलम शेर खान तो यह पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, सांसद के चुनाव भी इन्होंने लड़े हैं। आगे जाकर देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2018 कनाडाई मूल के किस व्यक्ति को दिया गया है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2018 कनाडाई मूल के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो कनाडाई मूल के व्यक्ति रमेश छोटाई को व्यापार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और बात आती है कि केवल एक ही व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, कई अलग अलग देशों से संबंधित व्यक्ति होती है जिन्होंने अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा योगदान दिया है तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसी दिन महात्मा गांधी 9 जून को 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो सबसे बड़े प्रवासी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो उन्हीं की याद में हम हर वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वह भारत लौटे थे। अब बात आती है रमेश छोटाई को तो कनाडाई मूल के लिए दिया गया है। और अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए यदि, तो निहाल सिंह आगर को समाज सेवा के लिए दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, ठीक है, उन्हें दिया गया है विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। अब बात आती है अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो तीसरा संस्करण था
वह कहां आयोजित किया गया था? तो असम की गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी प्रथम 2 संस्करण, यह तो तीसरा संस्करण था जो जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था असम गुवाहाटी में, जिसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते थे। और वह पदक कितने थे? 256 पदक जीते थे, जिनमें से 78 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, और प्रथम 2 संस्करण, तो पहला संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वह दिल्ली में आयोजित किया गया था, और दूसरा जो है वह पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न लिखे हैं इनको हमने कवर किया है। ठीक है, अन्य प्रश्नों की ओर चर्चा करें तो कौन सी ग्रंथि कान से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वह कान से संबंधित नहीं है। ठीक है, और एक प्रश्न आया था, काफी सिंपल था, कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसका जो राइट आंसर था उपयुक्त तीनों। ठीक है, उपयुक्त तीनों, जो 3 ऑप्शंस दिए थे वही सही थे, और चौथा में लिखा था उपयुक्त तीनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एड्स किससे फैलता है? इसका तो हमने आपको बता दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी हो गया। यहां पर जट जटिन जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? जट जटिन, तो जट जटिन जो लोक नृत्य हैं वह बिहार से संबंधित है। ठीक है, जट जटिन लोक नृत्य कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक है, मिथिला से संबंधित है, मिथिला से संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर यदि देखें तो कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड महत्वपूर्ण, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड महत्वपूर्ण कारक है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अब उसके बाद पूछा गया था कि किस रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो बात आती है पश्चिम रेलवे की। पश्चिम रेलवे के 2 स्टेशनों, पश्चिम रेलवे के 2 स्टेशनों, एक तो जो पड़ता है रतलाम मध्य प्रदेश में, ठीक है, और दूसरा गांधीनगर, इन दोनों स्टेशनों को हवाई अड्डे की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। और ऐसा क्या है कि हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाया जा रहा है? आप जानते हैं कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर जिसके पास टिकट, जो टिकटधारी होते हैं वही परिसर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर एक अलग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रतलाम स्टेशन को बनाया जा रहा है, और एक स्टेशन है जो गांधीनगर में है। ठीक है, तो इसका आंसर होना था रतलाम। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसी फैसिलिटी है, यहां पे एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा जिससे केवल टिकटधारी ही परिसर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर रतलाम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि महक जैन को इस वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो महक जैन जो है दूसरी बार आईटीएफ पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं और इंदौर से संबंध रखती हैं, तो इन्होंने लगातार एक हफ्ते में 2 बार आईटीएफ पुरस्कार जीते हैं। इसके बाद है कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो यह सभी जानते हैं, कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति है, जिसका संबंध झाबुआ से है, झाबुआ जिला से है। ठीक है, कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? मुर्गे की प्रजाति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो इसके बारे में तो हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, गोदावरी के बारे में, जिसकी वृद्ध गंगा, प्राचीन गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा इसके अन्य उपनाम है। ठीक है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब अगला क्वेश्चन था कि गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो पहली बात तो है कि गुजरी महल कहां स्थित है? तो गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है, और जिसका निर्माण मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में करवाया गया था। ठीक है, गुजरी महल कहां स्थित है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में अन्य महलों की यदि चर्चा करें तो एक ट्रिक याद है, बाच बिमासा तेगु। ठीक है, एक ट्रिक याद कराई जाती है महलों को याद करने के लिए, बाच बिमासा तेगु। ठीक है, तो बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर, और लास्ट में गुजरी महल, यह सभी कहां पर हैं? ग्वालियर में स्थित हैं। बादल महल, यहां से चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, मान मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहू मंदिर भी बोलते हैं, तेली मंदिर और गुजरी महल, यह सभी कहां से संबंधित हैं? ग्वालियर से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न था, ठीक है, तो एफआईआर आपके द्वारा जो योजना है, जो कोरोना में अभी स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, वह कब शुरू की गई थी? तो मई 2020 में यह शुरू की गई थी। यदि आप डायल 100 पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो जो टीम है वह आपके घर आएगी एफआईआर लिखने के लिए। ठीक है, और यह स्टार्टिंग में लगभग 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। यदि यह सफल रूप से, ठीक है, नियोजित होती है तो यह पूरे भारत या पूरे मध्य प्रदेश में
लागू की जाएगी या पूरे भारत में लागू की जाएगी। ठीक है, तो इतना ही आज का जो सेशन था। ठीक है, इतने ही प्रश्न आज परीक्षा में पूछे गए थे। तो यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो, आज का जो पेपर एनालिसिस है पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे क्लब क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक नए रिव्यू के साथ।